Assalamu alaikum. Today we will discuss the Hamming code. We will discuss what is Hamming code and how it can be used for error detection and correction. Basically, it is a code that was invented by Richard W. Hamming. By using this, error can be detected and corrected during storage of data or transmission of data. First of all, errors होते क्या हैं? सबसे पहले errors की बात की जाए तो जब भी डेटा मेमोरी में स्टोर करना हो या इसको नेटवर्क में ट्रांसफर करना हो, डेटा करप्टेड हो सकता है, डेटा की वैल्यूज फ्लिप कर सकती हैं। जो भी डेटा बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में या नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसकी वैल्यूज फ्लिप कर सकती हैं वेरियस रीजन की वजह से। इसके अंदर हार्ट फेलियर की वजह से यह प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट फेलियर क्या है कि परमानेंट डिफेक्ट इन ए मेमोरी सेल और चिप और इन ट्रांसमिशन मीडिया और डिवाइस। अगर डेटा मेमोरी में सेव किया जा रहा है तो मेमोरी चिप के डिफेक्ट की वजह से फेलियर हो सकता है। अगर डेटा नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा रहा है तो किसी ट्रांसमिशन मीडिया या डिवाइस की वजह से हार्ट फेलियर अकर हो सकता है और आपकी ट्रांसमिशन के अंदर एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है। सॉफ्ट एरर्स की बात की जाए तो सॉफ्ट एरर्स आर बेसिकली रैंडम एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेंट। ये सिर्फ डेटा की फॉर्म को कुछ चेंज कर देते हैं, उनकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी डिवाइस को डैमेज नहीं करते। अगर मेमोरी के साथ डील किया जा रहा है तो मेमोरी को डैमेज नहीं कर रहे होंगे। अगर ट्रांसमिशन की बात की जा रही है तो ट्रांसमिशन रिलेटेड डिवाइसेस को डैमेज नहीं कर रहे होंगे। नॉर्मली सॉफ्ट एरर्स आर बेसिकली कॉज्ड बाय पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की चेंजेस की वजह से, वेरिएशन की वजह से सॉफ्ट एरर्स हमारे डेटा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो बेसिकली हैमिंग कोड का क्या पर्पस है? हैमिंग कोड एक टेक्निक है जिसके थ्रू अगर डेटा नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट किया जा रहा हो या फिर डेटा को किसी मेमोरी स्टोरेज के अंदर सेव किया जा रहा हो, उन दोनों केसेस के अंदर डेटा के अंदर एरर डिटेक्ट करने के लिए और उसको बाद में करेक्ट करने के लिए हैमिंग कोड को यूज किया जाता है। और बहुत सी वेरियस एप्लीकेशंस हैं जहां पर हैमिंग कोड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले अगर जो हम लोग डेटा मेमोरी में सेव कर रहे हैं या हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, उस डेटा के ऊपर एक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है हैमिंग कोड के थ्रू, और कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक स्पेशल कोड जनरेट किया जाता है। इस कोड को, इस बिट्स को जो कि हम जनरेट करते हैं, इनको करेक्शन बिट भी कहा जाता है, इनको पैरिटी बिट्स भी कहा जाता है या इनको चेक बिट्स भी कहा जाता है। तो अगर इस चीज को हम समराइज करें तो हम लोग डेटा और कोड दोनों चीजें कंबाइन करके ट्रांसमिट भी कर रहे होंगे और इसको स्टोर भी कर रहे होंगे। अगर हमारा डेटा जो है वो m बिट का है, हम लोग एक m बिट का डेटा स्टोर या ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी हैमिंग कोड के थ्रू और एक कोड जनरेट किया जाएगा k बिट्स का, जो कि उस डेटा के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अब जो एक्चुअल साइज बन जाएगा हमारे डेटा का वो चेंज हो जाएगा। हमने अगर m बिट का डेटा डील करना था तो उसके साथ ये एडिशनल k बिट्स भी अटैच हो चुकी हुई हैं। तो हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहे होंगे मेमोरी में या ट्रांसमिट कर रहे होंगे नेटवर्क पे, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, इट वुड बी मोर देन द एक्चुअल बिट्स। इट विल हैव बिट्स ऑफ डेटा एंड इट विल हैव सम करेक्शन बिट्स दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड यूजिंग हैमिंग कोड। इसके बाद अब अगर ये डेटा स्टोर कर दिया गया, डेटा के साथ करेक्शन कोड भी स्टोर कर दिया गया या चेक बिट्स भी स्टोर कर दी गई, इन चेक बिट्स की जरूरत कहां पर पड़ेगी? जब डेटा सेव हो चुका है, उस डेटा को जिस वक्त बाद में किसी वक्त मेमोरी से रीड आउट किया जाएगा या ट्रांसमिशन कर दिया गया था डेटा चेक बिट्स के साथ, जब ये रिसीविंग साइट के ऊपर पहुंचेगा तो दोनों केस, जहां पर मेमोरी में से डेटा रीड आउट किया जा रहा है या डेटा रिसीविंग साइट के ऊपर पहुंच चुका है, ये वो पॉइंट है जहां पर सेम कोड यूज किया जाएगा एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी और उसको करेक्ट करने के लिए भी। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन यूजिंग हैमिंग कोड परफॉर्म की जा सकती है जब हम लोग
एक प्रीवियसली स्टोर डाटा या रिसीव डाटा के अंदर एरर को चेक करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कहीं हमारा डाटा करप्ट तो नहीं हो गया, तो उस वक्त ये करेक्शन कोड यूज किया जाता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी और एरर्स को पॉसिबली करेक्ट करने के लिए भी। होता क्या है कि सबसे पहले डाटा को और चेक बिट्स को सेपरेट कर लिया जाता है। अब सिर्फ डाटा बिट्स को लेकर, जो भी हमारी एक्चुअल डाटा बिट्स थी उनको लेकर दोबारा से वही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जो कि स्टोर करने से पहले अप्लाई किया गया था या ट्रांसमिशन से पहले अप्लाई किया गया था। तो डाटा बिट्स को सिर्फ लेकर वहां पर दोबारा से न्यू सेट्स ऑफ कोड बिट्स जनरेट की जाती हैं जिनको चेक बिट्स भी कहते हैं। एक चेक बिट्स वो है जो कि ट्रांसमिशन के वक्त अटैच थी या स्टोर करते वक्त अटैच की गई थी। ये नई चेक बिट्स कैलकुलेट की गई हैं सिर्फ डाटा की वैल्यूज को देखते हुए, कंपेयर करते हुए, क्योंकि जो पुरानी चेक बिट्स थी वो भी डाटा बिट्स के ऊपर ही कैलकुलेट की गई थी। तो नई चेक बिट्स को पुरानी वाली चेक बिट्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और दोनों को कंपेयर करने पे पता चलेगा कि डाटा के अंदर एरर अकर हुआ है या नहीं, और अगर अकर हुआ है तो किस पोजीशन के ऊपर आपका डाटा फ्लिप कर गया हुआ है। अभी देखते हैं इसको डिटेल में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो कंपैरिजन है नई कैलकुलेटेड चेक बिट्स का और पुरानी वाली चेक बिट्स का, ये तीन तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। हो सकता है एरर डिटेक्ट ही ना हो, इसका मतलब जो डाटा मेमोरी में से हमने लोड किया है या हमें रिसीवर साइड पे रिसीव हुआ है वो ओके है, उसमें कोई एरर नहीं है। इसी तरह से ये हो सकता है कि उसमें एरर डिटेक्ट हो जाए। तो अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो उसको करेक्शन के लिए एक प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। डाटा बिट्स को लिया जाएगा, एरर करेक्शन की कुछ बिट्स जो है वो कैलकुलेट की जाएंगी और उनको एक करेक्टर के फंक्शन के अंदर पास कर दिया जाएगा जो कि हमें एक्चुअल डाटा की बिट्स एरर रिमूव करके प्रोवाइड कर देगा। तो या तो एरर नहीं है, और अगर एरर है तो उसको करेक्ट करने की ट्राई की जाएगी। और हो सकता है एरर डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि हर इस तरह के एल्गोरिदम की कुछ लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल बिट एरर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ बिट्स के अंदर एरर इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा बिट्स के अंदर एरर आ जाता है, तो फिर उनको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। हर एल्गोरिदम की एक एफिशिएंसी, एक लिमिट होती है। तो इस केस के अंदर एरर करेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी कंडीशन दूसरे एंड पे रिपोर्ट कर दी जाएगी। बता दिया जाएगा कि डाटा करप्टेड है, दोबारा से नया डाटा भेज दो, या डाटा को इग्नोर कर दिया जाए। तो बेसिकली अगर ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखें तो एक ओरिजिनल डाटा आ रहा है जो कि कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ का है, फॉर एग्जांपल m लेंथ का, उसको एक हैमिंग के फंक्शन में से पास किया जा रहा है और एक करेक्शन की कुछ बिट्स जनरेट की जा रही है जिसको करेक्शन बिट्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये k बिट्स की हैं। अब जो डाटा मेमोरी में सेव किया गया या इसको एक वायर या केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया गया नेटवर्क में, ये एक्चुअल में m था, लेकिन इसमें m प्लस k बिट्स ऐड हो गई हुई हैं। जब इसको कभी इन फ्यूचर मेमोरी में से दोबारा लोड किया जाएगा या आपका डाटा मीडिया पे ट्रांसफर होते 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 रिसीविंग साइड के ऊपर पहुंचेगा, तो दोबारा से इसके डाटा की बिट सेपरेट कर ली जाएंगी, इसकी चेक की बिट सेपरेट कर ली जाएंगी, प्रीवियस वाली चेक की बिट्स। डाटा के ऊपर दोबारा वही सेम हैमिंग का फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, उससे दोबारा से चेक बिट्स आएंगी जो कि अगेन उसी लेंथ की होंगी जो कि हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी। दोनों को करेक्ट करने के बाद, दोनों को कंपेयर करने के बाद करेक्टर में पास कर दिया जाएगा। हो सकता है एरर ना हो तो उस केस में कुछ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एरर निकल आता है तो उस केस के अंदर जो कंपेयर के बाद रिजल्ट आया है वो करेक्टर के फंक्शन को पास कर दिया जाएगा। करेक्टर आपके डाटा को लेगा और ये करेक्शन फंक्शन अप्लाई करके डाटा को करेक्ट करेगा और डाटा प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर कंपैरिजन के बाद रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता और उसको रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में एक एरर सिग्नल जनरेट करके दूसरे एंड पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने एक 8 बिट का डाटा कहीं पर सेव करना है या हमने ट्रांसमिट करना है, तो इसके लिए हैमिंग कोड कैसे जनरेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फॉर हैमिंग कोड हाउ लॉन्ग द कोड मस्ट बी, मतलब अगर 8 बिट का डाटा है तो उसके साथ चेक बिट्स कितनी अटैच की जाएं।
कोई लेंथ होगी, कोई फॉर्मूला होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर हमारे पास m डाटा बिट्स हैं और k चेक बिट्स हैं, तो m प्लस k ये दोनों मिलके कंबाइन आपके पास डाटा बनेगा, और आपके पास चेक बिट्स का कॉम्बिनेशन है 2 raised to power चेक बिट्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ डाटा प्लस चेक बिट्स कंबाइंड फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल अगर 8 बिट का डाटा है और हम इससे कंपेयर करें, हम लोग सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एक सिंगल चेक बिट ली जाए तो 2 raised to power 1 माइनस 1 इट इज लेस देन, आपका डाटा 8 बिट का है, चेक बिट 1 बिट की है। तो अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 1 बनता है, 1 इज लेस देन 9। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये दोनों जो आपके पास साइड्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन होना चाहिए वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर k की वैल्यू 2 कर दें तो इस केस में भी 2 raised to power 2 4 माइनस 1 3 बनता है, 3 इज लेस देन 10। चेक बिट्स आपके पास 2 हो चुकी हैं, k की वैल्यू, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। 3 कैलकुलेट करें तब भी सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अगर हम 4 देखें तो 2 raised to power 4 बनता है 16 माइनस 1 मतलब 15। 15 इज ग्रेटर देन डाटा बिट्स 8 प्लस चेक बिट्स 4, सेम चेक बिट्स जो यहां पर यूज की जा रही हैं। तो 15 इज ग्रेटर देन 12। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला की कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब अगर हमें 8 बिट के डाटा के साथ हैमिंग कोड परफॉर्म करना है, हैमिंग का ऑपरेशन अप्लाई करना है डाटा की एरर डिटेक्शन के लिए और करेक्शन के लिए, तो हमें 4 चेक बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, 4 बिट की हमें करेक्शन कोड रिक्वायर्ड होगा। और 8 बिट के डाटा के साथ ये 4 बिट कंबाइन हो जाए तो इसका मतलब टोटल डाटा जो कि मेमोरी में सेव किया जाएगा या फिर ट्रांसमिट किया जाएगा वो 8 नहीं 12 बिट्स का होगा। अब देखते हैं ये एल्गोरिदम कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले टोटल 12 बिट्स बन गई, 8 प्लस 4, तो एक नंबरिंग कर दी जाती है बिट्स की कि हमारे पास 12 बिट्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होके 12 तक जा रही होंगी। टोटल हमारे पास 12 बिट्स बन गई थी, 8 बिट डाटा की, 4 बिट्स चेक की, तो हमने उनकी एक नंबरिंग मेंशन कर दी 1 2 3 टू लेके 12 तक। इसके बाद इन नंबर के बाइनरी फॉर्म जो है वो लिख ली जाती है। ये हमारे पास चेक बिट्स की कैलकुलेशन में काफी हेल्प प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 1 का आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट बनता है 0001, 2 का इक्विवेलेंट बनता है 0010, इसी तरह 12 का इक्विवेलेंट बनता है 1100। अच्छा, ये जो चेक बिट्स हैं और डाटा बिट्स हैं, ये आपके पास इसी तरह से उठाकर एक दूसरे के साथ इंबेड नहीं कर दी जाती, एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर दी जाती, बल्कि आपकी करेक्शन बिट्स को और डाटा को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर फॉर्म किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो टोटल 4 करेक्शन बिट्स हैं, तो करेक्शन बिट्स को हमेशा 2 की पावर के अंदर अरेंज किया जाता है। मतलब अगर 4 करेक्शन की बिट्स हैं हमारे पास तो 2 raised to power 0 बनता है 1, 2 raised to power 1 बनता है हमारे पास 2, 2 raised to power 2 बनता है 4, 2 raised to power 3 बनता है 8। इसका मतलब 1 2 4 8 ये वो पोजीशन है जहां पर चेक की बिट्स आएंगी। और बाइनरी कॉम्बिनेशन देखें तो 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर एक 5th बिट होती तो वो होती 1 0 0 0 0। तो चेक बिट्स को 2 की पावर वाली पोजीशंस के ऊपर अरेंज कर दिया जाएगा। 1 पोजीशन पे आ गया C1, 2 पे आ गया C2 जो 2 raised to power 1 था, 2 raised to power 2 पे आ गया C4 और 2 raised to power 3 पे आ गया C8। इसके बाद जो रिमेनिंग पोजीशंस बची हुई हैं हमारे पास, इन पे डाटा की बिट्स एक ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल D1 D2 D3 4 5 6 7 8 सारी के सारी पोजीशंस को रिमेनिंग लोकेशंस के ऊपर प्लेस कर दिया गया है। अब यहां तक अभी सिर्फ डाटा की प्लेसमेंट हुई है, हैमिंग कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की गई, हैमिंग एल्गोरिदम अप्लाई नहीं किया गया। वो बेसिकली किस तरह से अप्लाई किया जाता है? हमने 4 बिट्स कैलकुलेट करनी है, C1 C2 C4 C8। तो इन चारों बिट्स को कैलकुलेट करने में अगर हम लोग बात करें, हमें C1 को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने में वी वुड हैव टू कवर ऑल बिट पोजीशन विच हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट। जहां पर भी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट है,
हमें वो सारी की सारी पोजीशन कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर ब्लू में हाईलाइटेड है। अगर हमने C1 कैलकुलेट करना है तो C1 में एक ही जगह पे 1 आ रहा है, उस पोजीशन पे जहां जहां डाटा बिट्स के अंदर 1 आ रहा है, ये सारी के सारी C1 की कैलकुलेशंस के अंदर यूज होंगी। तो अगर हम देखें तो C1 का इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, D1 D2 क्योंकि इसकी भी पहली पोजीशन पे 1 है, D4 इसकी पहली पोजीशन पे 1 है, D5 इसकी पहली पोजीशन पे 1 है और D7 की पहली पोजीशन पे 1 है। इसी तरह C2 कैलकुलेट करना है तो C2 के अंदर अगर हम C2 को देखें तो इसकी सेकंड बिट 1 है। तो C2 को कैलकुलेट करने के लिए जिस जिस डाटा के अंदर सेकंड पोजीशन पे 1 है वो सब रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल D1 आ जाएगा इसके अंदर, जो कि रेड से हाईलाइटेड है, इसकी सेकंड बिट। D3 आ जाएगा, D2 नहीं आएगा, इसकी सेकंड बिट के ऊपर 1 नहीं है। D4 आ जाएगा, D6 आ जाएगा, D7 आ जाएगा। इसी तरह अगर C4 कैलकुलेट करना है जिसकी थर्ड पोजीशन पे 1 है, और हम थर्ड पोजीशन पे देखें कहां कहां पर 1 आ रहा है, तो वो आपकी फर्स्ट वाली बिट्स में नहीं आ रहा, D2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्रीन से हाईलाइटेड है। D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा, D4 आ जाएगा और D8 आ जाएगा। इसी तरह से C8 कैलकुलेट करना है तो इसकी सिर्फ फोर्थ बिट 1 है, तो हमारे डाटा में जहां जहां पर फोर्थ बिट 1 आ रही है, जो कि शुरू में कहीं पे नहीं आ रही, सिर्फ D5, D6, D7 और D8 पे 1 आ रही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि ये मैच कर रही है C8 के साथ। तो सिर्फ ये 4 आपके पास वैल्यूज मिलकर C8 की कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। बेसिकली इस पूरे ऑपरेशन के अंदर अगर हम बिट्स को मैच करने वाली बात ना भी करें तो एक्चुअल में जो पैरिटी बिट्स हैं ये हर उस डाटा को कवर करते हैं जिसका बिट वाइज एंड पैरिटी पोजीशन और बिट पोजीशन का आंसर नॉन जीरो आ रहा हो। अगर दोनों का एंड परफॉर्म कर दिया जाए तो जो वैल्यू आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगी वो वाले डाटा की बिट्स ले ली गई है। अब ये डाटा मेमोरी में सेव किस तरह से किया जाएगा फाइनली, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जो हमने पहले फॉर्म डिफाइन की, फर्स्ट बिट है C1 की, नेक्स्ट बिट है C2 की, फिर बिट है D1 की, फिर है हमारे पास C4, D2, D3, D4 और इसी तरह से ये आ जाएगा C8। इसके बाद अगर हम ये देखें डाटा किस तरह से यूज किया जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने पीछे फाइंड किया था बिट पोजीशंस की हेल्प के थ्रू। इसमें हमें D1 की वैल्यू चाहिए तो D1 की वैल्यू 1 है, D2 की वैल्यू चाहिए तो वो 0 है, D4 की वैल्यू चाहिए तो वो 1 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें सारी वैल्यूज को प्लेस करके, हमने बेसिकली इन सारी वैल्यूज का एक्सॉर परफॉर्म करना है, या हम लोग कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आंसर 0 आएगा, अगर ऑड है तो 1 आएगा। यहां पर 4 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हमने D1 की वैल्यू ली, D1 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 0 है और बाकी वैल्यूज को प्लेस किया। यहां पर नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह C4 को कैलकुलेट किया 4 बिट्स के थ्रू, एक ही 1 आ रहा है इसकी पोजीशंस के अंदर तो आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 बिट्स हैं। और C8 को कैलकुलेट करें तो 2 1 आ रहे हैं इसके अंदर, इनका एक्सॉर कर लें एक एक करके 2-2 बिट्स को लेकर, या हम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लें। अगर वो आपके पास इवन आ रहे हैं तो इसका मतलब है 0 आएगा, अगर ऑड आ रहे हैं तो 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास बिट्स कैलकुलेट हुई हैं 0 1 1 0, ये एक्चुअल में C1, C2, C4 और C8 की बिट्स हैं। इसका मतलब जो डाटा मेमोरी में सेव किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा वो ये 0 1 1 0 के साथ डाटा बिट्स को अटैच करके इसी ऑर्डर में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब अगर डाटा मेमोरी में से उठाया जा रहा है, ये डाटा मेमोरी में सेव कर दिया था या ट्रांसमिट कर दिया था, जब इसको रिसीव किया गया या मेमोरी में से इसको लोड आउट किया गया तो इस पे चेक किया गया कि इसमें कोई एरर आया है या नहीं आया है। अभी ये डाटा एरर फ्री है, हमने इसमें कोई एरर डाल के कैलकुलेट नहीं किया। होगा क्या, सिर्फ डाटा की बिट्स दोबारा से ली जाएंगी। ये जो हमारे पास चेक बिट्स हैं 0 1 1 0, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा और डाटा की बिट्स लेके दोबारा से नई चेक बिट्स कैलकुलेट की जाएंगी, जो कि हमने पहले बात की थी। एक एक करके उसी तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म की, आंसर आया हमारे पास 0 1 1 0। यह हमारे पास नई चेक बिट्स का आंसर आया है, जिसको हम लोग पुरानी चेक बिट्स के साथ कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं कि एरर आया है डाटा में या नहीं आया है।
तो अगर हम लोग ओरिजिनल कोड की बात करें और रिकम्प्यूटेड चेक बिट्स की बात करें तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास 0110 और नई वैल्यू कैलकुलेट होके आई 0110। दोनों का एक्सॉर किया जाए 00 पे आंसर 0 आता है, 11 पे 0, 11 पे 0, 00 पे 0। अगर आंसर 0 है तो इसका मतलब आपके डाटा में कोई एरर नहीं है, ये एक एरर फ्री डाटा है, इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो इस तरह से हैमिंग कोड के थ्रू एक चेक बिट्स अटैच करके डाटा को सेव भी करवा दिया गया और बाद में जब उसको लोड किया गया तो यह भी चेक कर लिया गया कि कहीं इसमें कोई सॉफ्ट एरर तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गया, कोई इसकी बिट फ्लिप तो नहीं कर गई है। अब फॉर एग्जांपल डाटा में एरर आ जाता, ये जो हमारी डाटा की बिट थी इसकी थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर फॉर एग्जांपल एरर आ गया, जो कि अगर हम इस अरेंजमेंट में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पोजीशन बनती है। अब दोबारा से डाटा की बिट्स को लिया जाएगा, इन डाटा बिट्स को लेके वही एक्सॉर बेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी D3 बिट थी ये फार्मूलाज में कहां पर आ रही थी, C2 में और C4 में आ रही थी। इसकी वजह से जब चेक बिट्स कैलकुलेट्स हुई तो हमारे पास आंसर कुछ आया 0000। अगर इस आंसर को दोबारा ओरिजिनल कोड के साथ कंपेयर किया जाए, 0110 को 0000 के साथ एक्सॉर लिया जाए तो पहली बिट आएगी 0, 01 पे आंसर आया 1, 01 पे आंसर आया 1, 00 पे आंसर आया 0। ये बाइनरी फॉर्म है, नॉन जीरो आंसर है, इसका मतलब एरर आ चुका हुआ है। और ये जो बाइनरी वैल्यू अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें इसका मतलब है सिक्स्थ पॉइंट या सिक्स्थ पोजीशन। ये डाटा की पोजीशन नहीं बता रहा, ये दोनों को कंबाइन करके जो सिक्स्थ पोजीशन बनी थी ये वो बता रहा है। और वो हमने देखी थी कि 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सिक्स्थ वाली पोजीशन पे एरर है, इसको करेक्ट कर दिया जाए, इसको 1 से 0 कर दिया जाए। तो हमने इस पूरे ओवरऑल केस में देखा कि अगर आपका डाटा परफेक्टली स्टोर हुआ और परफेक्टली उसको लोड किया गया तो उसमें एरर 0 आएगा, लेकिन अगर उसमें एरर आ जाता है तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास नॉन जीरो आंसर आएगा चेक बिट्स को कंपेयर करने के बाद। और ये जो आंसर आया इनके कंपैरिजन से ये एक तरह से इसको करेक्ट भी कर रहा है, ये बता रहा है कि सिक्स्थ पोजीशन पे एरर आया था, इसको करेक्ट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू फ्लिप्ड है, अगर 1 है तो 0 कर दी जाए, अगर 0 है तो इसको 1 कर दिया जाए। तो ये इतना इजी था हैमिंग कोड को कैलकुलेट करना। अब अगर हम लोग बात करें हमारे पास 20 बिट का डाटा है तो 20 बिट का इनकोडेड डाटा है जिसमें 15 डाटा की बिट्स हैं और 5 पैरिटी की बिट्स हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। पहले तो हम लोगों ने ये फाइंड किया, अगर हम इसको रिवर्सली देखें कि अगर 15 बिट का डाटा है तो चेक बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, बेसिकली इसके अंदर 5 चेक बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। इनको वैसे ही प्लेस किया जाएगा कि 1 पोजीशन पे 2 4 8 16 जो भी 2 की पावर वाली पोजीशन है वहां पर पैरिटी की बिट्स या चेक की बिट्स प्लेस कर दी जाएंगी। और अगर हम लोग बात करें इनकी बाइनरी रिप्रेजेंट लिख के भी, तो चेक बिट 1 को कैलकुलेट करने पे जहां जहां पर पहली पोजीशन पे 1 है वहां पर वो वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी। इसी तरह से अगर हम P16 कैलकुलेट करना चाहते हैं जो आपकी चेक बिट 5th वाली है, तो उसके लिए आपके पास जहां पर भी P16 की वैल्यू 1 है उस पोजीशन की बाइनरी वैल्यूज को अगर हम ले लें, जो कि बेसिकली ये पोजीशन बनती है B12 13 14 15, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग 15 बिट डाटा प्लस 5 बिट पैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने ओवरऑल मेथड डिस्कस किया, इसमें डाटा कितना भी बड़ा हो उसके रिस्पेक्ट से अगर हमें पैरिटी की बिट्स कैलकुलेट कर ली हैं तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए हम लोग चेक बिट्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके डाटा में एरर है या नहीं है। तो आज का पार्ट यहीं तक था, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।